वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। नींद आ रही है क्या? देखो, आज की क्लास जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसमें वेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, जितना भी काम का है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहेगा तो सैटरडे तक अपन इसको समाप्त कर देंगे वेक्टर। वेक्टर ऐसा है जो आपके 11th और 12th पूरे में काम आएगा। वेक्टर पे कमांड करना ज़रूरी है। वेक्टर सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपको ज़रूरत है। कुछ भी एक्स्ट्रा या बेफालतू की चीज़ नहीं होंगी। तो कोई मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं आपको एकदम डिटेल में मैथ्स वाला वेक्टर पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और आप लोग लिखते जाइए साथ में, है ना। फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो तरीके की पाई जाती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है। स्केलर और वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, और ये ओबे करती हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल की स्पेलिंग यही है क्या? ऑफ एलजेब्रा। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करती है। अब सर वेक्टर एलजेब्रा क्या बला है, यही बस तुम पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है। इसको अगर सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो अगर आपके समझाने के लिए, है ना, आप तो अपने छोटे बच्चे हो। देखो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि 2 + 3 कितना होता है, तो तुम कितना बताओगे? 5, है ना। 2 + 3 कितना हो गया? 5। सिंपल। लेकिन यही चीज इसमें जो आपने ऑपरेशन किया है वो एडिशन है। इसी चीज को अगर मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें बोलूं कि 2 + 3 की जो वैल्यू है ये 5 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। वापस से बोलूं, 2 + 3 के बीच की वैल्यू, 2 + 3 जो है, 2 + 3 का जो ये जो वैल्यू लिखी है एडिशन की, ये 5 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये जिस तरीके से होगी वो वेक्टर के अंदर देखना है। इसका मतलब वेक्टर का जो एडिशन है वो डिफरेंट है नॉर्मल एडिशन से। वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी डिफरेंट है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से। ठीक है। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वेक्टर में दो अलग तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन किए जाते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो तुम चार चीज़ें वेक्टर अलजेब्रा में देखोगे वो क्या क्या देखोगे? वो वेक्टर अलजेब्रा में जो देखोगे वो देखोगे, सबसे पहले देखोगे एडिशन, वेक्टर का एडिशन। फिर दूसरा देखोगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग सही है। फिर देखोगे आप स्केलर प्रोडक्ट, और फिर देखोगे वेक्टर प्रोडक्ट। इतनी बातें हैं जो आप अभी देखोगे इस चैप्टर में। ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल चुकी है मार्केट में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसमें आपने डायमेंशन निकालना भी सीख लिया, उनकी यूनिट वगैरह भी देख ली कि फिजिक्स के लॉस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ बोलना पड़ेगा, उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि स्केलर का कोई एग्जाम्पल दो, तो आप बोलोगे देखो सर स्केलर का एग्जाम्पल क्या है, 2 kg मास। ठीक है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं 5 सेकेंड टाइम। तो टाइम क्या हो गई? टाइम हो गई फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हो गई यूनिट, 5 हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या तुमने आज तक किसी को ऐसा बोलते देखा 5 सेकेंड इन ईच डायरेक्शन? नहीं ना। ऐसा भी नहीं देखा कि आज मैं 2 किलो आम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आया। ऐसा देखा क्या कुछ? नहीं ना। मतलब हमें मास को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। ठीक। तो इसका मतलब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है,
ये मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर, एग्जाम्पल है, 5 मीटर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस भी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर में जिनके पास डायरेक्शन होती है, जैसे फोर्स, मैंने 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, आया ना? ऐसे मत बैठ बेटा, क्लास में सीधा बैठना, लेटना नहीं है, घर थोड़ी है। तो फोर्स हो गया। फिर दूसरा बात है, एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन देख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एक्सेलरेशन है, इसे क्या हो रहा है भाई? तो जैसे एक्सेलरेशन है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो 3 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू हो गई, और एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये एक्सेलरेशन किधर है, तो डायरेक्शन मैं बताऊंगा। जिस जिस चीज को बताने के लिए डायरेक्शन यूज में आए वो सारी की सारी वेक्टर हैं। फिर आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, फिर आप उसे डिस्टेंस नहीं बोलते। हाँ, फिर आप उसे, जैसे वहां पर आपने डिस्टेंस को अगर बोला है तो यहाँ पर उसको बोलेंगे वेक्टर के केस में डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल होगा उसके कंपेरेबल। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको स्पीड, एक एग्जाम्पल स्पीड ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल उसके कंपेरेबल होगा वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक तो मैंने बेसिक बात करी है। अब देखो वेक्टर आखिर दिखता कैसा है। मुझे कॉपी पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो नोटेशन है वो है तीर का निशान। तीर के निशान की खासियत ये है कि एक साइड इसमें तीर का निशान होगा, उसे कहेंगे हेड और इसे कहेंगे टेल। ये सिर है, ये पूंछ है, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। एक तरफ सिर बोलते हैं, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? पूंछ। ठीक है। अब ये तीर के निशान में जो भी इसकी लेंथ है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। तो मतलब समझे, जितना बड़ा वेक्टर बना दूंगा इसका मतलब वो उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। अगर मुझे सपोज कर ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे 4 मीटर करना होगा तो इसकी लेंथ कितनी करनी पड़ेगी? डबल, जितनी 2 मीटर के लिए। इसीलिए जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? मैग्नीट्यूड के। बहुत बढ़िया। जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स हेड। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि जो तीर के निशान की जो दिशा होती है वो हेड की तरफ होती है, आया ना? ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। इसमें क्या है कि जैसे इसके कई नाम रखे जा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक तीर का निशान जो मैंने बनाया, ये एक वेक्टर है। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने बी। मतलब टेल का क्या नाम है? टेल का क्या नाम है? हेड का क्या नाम है? तो अगर मुझे इस वेक्टर को पढ़ना है तो मैं बोलूंगा ए बी और तीर का निशान फ्रॉम टेल टू हेड। ठीक है। कोई इसको ऐसे ना लिख देना कि बी पहले मैंने टेल लिख दी, पहले मैंने हेड लिख दिया, फिर टेल लिख दिया और ए से भी तीर का निशान लगा दिया। ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही। बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे का एक नाम रख दिया आपने, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया एम वेक्टर। तो मैं इसको ए बी वेक्टर भी लिख सकता हूं और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एम वेक्टर। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो भी आपने वेक्टर लिखा है उसके तरफ ऐसा मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस समझते हो? दो डंडे, हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव, दो डंडे, मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आपने ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करी है तो फिर आप एम वेक्टर को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे ना तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। ना आपने तीर लगाया, ना आपने आजू बाजू इसके दो डंडे लगाए। हाँ जी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये साइन का मतलब ही होता है मॉड का।
मॉड का मतलब है हमेशा वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव। चमक गई बात, ध्यान रखना है कृतिका। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट है न्यूमेरिकल में वो पूछना है। मेरे हिसाब से ये बेसिक बात है अभी तक समझने के लिए कि वेक्टर में, वेक्टर होने की कंडीशन क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। इसमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो वो वेक्टर नहीं है। स्केलर होने के लिए ये कंडीशन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ वो नॉर्मल एलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके पास डायरेक्शन होना कोई भी जरूरी नहीं है। आंख पे जोर पड़ रहा है क्या आराम? नहीं नहीं, चलो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। उसके बाद अब ना टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेने चाहिए। मैं उतने ही टाइप्स ऑफ वेक्टर यूज करूंगा जितने तुम्हारे काम के हैं। जैसे सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है पैरेलल वेक्टर का। मैंने पैरेलल को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, तुम समझ गए होगे। पैरेलल वेक्टर का मतलब ऐसा है कि जिनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, 0। अब यहाँ पे एक और समस्या है कि भैया एंगल कैसे निकाला जाए। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर है जिनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। जैसे कि एक वेक्टर ये गया और वेक्टर ये गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। हालांकि मैं एंगल निकालना भी अलग से तुम्हें सिखाऊंगा। सिंपल एक दो, सिंपल दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है हमेशा, पैरेलल लाइन है उनके आगे तीर का निशान और लगा दो। दूसरा वेक्टर का नाम है तुम्हारे पास एंटी पैरेलल। देखो एंटी पैरेलल के केस में जो एंगल होगा वो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, मतलब इधर ही ऐसा, ये सीधा, मतलब मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। समझ गए? इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्या हो, देख एक का सिर इधर है, एक का सिर इधर है, मेरे दोनों हाथ देख, दोनों हाथ के बीच का एंगल कितना है, 180। समझ गया? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तुम थोड़े से पापी नहीं हो? देखो जब भी नोटेशन होगा, नोटेशन में हमेशा तीर का निशान लेफ्ट से राइट ही रहेगा। मतलब मैं वेक्टर अगर ऐसा बना दूंगा ना तब भी ए वेक्टर ऐसा ही लिखूंगा, अगर ऐसा बना दूंगा तब भी ए वेक्टर ऐसा ही लिखूंगा, ऐसा बना दूंगा तब भी मेरे लिए ए वेक्टर यही रहेगा। तीर का निशान हमेशा लेफ्ट से राइट ही रहेगा, ठीक है। आप लिया इतना, पीछे वाली पार्टी, अच्छा आप लिया, ओके। तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए? दिल का आलम हम क्या बताएं आपको, हैं? क्या हो गया था? सब्जेक्ट ही अभी मिले। किसका? बोर्ड्स का? हाँ हाँ। अच्छा, कितने नंबर आने की उम्मीद है आप लोगों को? हाँ जी, 90 अबव आ जाएंगे। ठीक है, 90 अबव में 245 तो आ ही जाएंगे। देखो जब बात करें इक्वल वेक्टर की, तो जब भी शब्द इक्वल इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब ये ऐसे लिखे जा रहे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दूसरा मतलब होता है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना रहा होगा, 0 डिग्री। तो जैसे ये ए वेक्टर है और एकदम बराबर यहीं पे ऐसे ये दूसरा वेक्टर है,
ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो। बेटा चौंच नहीं चलानी, चौंच सिर्फ हम ही चलाएंगे, है ना? क्योंकि चौंच अगर तुम चलाओगे तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम समझ पा रहे हो दोनों वेक्टर इक्वल कैसे? फिर देखो अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब जरा बोर्ड पर नजर बनाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देख भाई, एक वेक्टर ये ए है, लेकिन दूसरा वेक्टर है वो इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? हाँ है ना, ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है? ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर अपोजिट वेक्टर्स? नहीं, क्योंकि उस केस में जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम। तो अगर एंगल 180 डिग्री है इनके बीच का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मान लो इस बी को, मुझे बी के सामने मैंने एक माइनस लगा दिया, बी के सामने माइनस लगाते ही ये जो अब निशान है बी वेक्टर का, ये बी वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब देखो, अब ये लेंथ में भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टा, माइनस मतलब डायरेक्शन एकदम जस्ट अपोजिट। ठीक है जी, ठीक। वैसे तो ढेर सारे टाइप के हैं। हाँ रुको रुको रुको, हाँ यूनिट हैं, को इनिशियल हैं, कॉनकरेंट हैं। इसकी मुंडी अगर इधर घुमा के 180 कर दूंगा तो आगे माइनस आ जाएगा, और माइनस आते ही अब लेंथ भी सेम हो गई ए के और डायरेक्शन भी सेम। फोन वन नहीं चलाना है? क्या चला रहा है? तो फोन अंदर रख, टाइम की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा ऑफिस जाना है तुझे? सामने घड़ी लगी देख कितनी बड़ी। क्या इतना समझ में आ गया? अब देखो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल पॉइंट। कौन करंट वेक्टर्स सेम पासिंग पॉइंट। इन दोनों का मतलब समझो पहले। देखो को इनिशियल का मतलब है कि ये भी यहीं से निकल रहा है, ये भी यहीं से निकल रहा है, ये भी यहीं से निकल रहा है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। कोई प्रॉब्लम इससे? लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि कौन करंट वेक्टर, तो मतलब जरूरी नहीं है ये सबके इनिशियल पॉइंट, हो सकता है किसी का एंड पॉइंट भी हो। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, यस सब कुछ हो सकता है। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, लेकिन सब पास कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से। कोई यहाँ से पास जाने की कोशिश कर रहा है, कोई यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर। ठीक है जी, जो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। सेम पासिंग पॉइंट लिखा था।
पॉइंग हो गया, पॉइंग, पॉइंट है नॉट पॉइंग। जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका जिनके सबके जो टेल है ना, टेल एक ही पॉइंट से पास कर रहा हूं, सेम इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल, को मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब जो स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहां से होता है वेक्टर? हमेशा टेल से। हाँ, ए और बी में देखो, एक तो इधर मूव है, एक का मुंह इधर है। मतलब अगर इस तरीके से देखोगे, ये दोनों लाइनें हैं, इनके बीच का ये एंगल 180 डिग्री है कि नहीं है? वैसे ही, ठीक है। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ गया सब? अपनी कॉपी में एक लाइन लिख लो एकदम लाल रंग से, लाल रंग से एक लाइन लिख लो। लाइन ये है कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाओ उन्हें। ठीक है जी, चलो जी, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो और एक मुद्दे की चीज, आगे बढ़ू। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, स्टार मार्क कर लो, लाल पेन नहीं है तो। हाँ, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, इनके शिफ्ट करने से वेक्टर्स की ना तो मैग्नीट्यूड बदलती है ना ही उनकी डायरेक्शन बदलती है। पैरेलली शिफ्ट करना है, जैसे कि ये पेन है, ये पेन ऐसा है, अब मैं इसको ऐसे ही कहीं भी ले जाऊं, इसका देख एक्स एक्सिस से एंगल तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, और इसकी लेंथ कभी चेंज होगी क्या पेन की? इसकी वजह से वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं। ठीक है भाई, कितने पॉइंट हो गए? छः? बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो। लो यार, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 रहेगा, बस। वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है वो सारे के सारे यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, सिंपल। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट मतलब 1, क्यों भी श्रुति? यूनिट का मतलब कितना? 1। अरे मुंडी दिख नहीं रही तेरी, इधर उधर हो जरा। हाँ, क्यों क्यों बैठी है आज? बैठी है, झूठ बोल रही है। जैसे अब ये यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, इसको समझते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो बन गया ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का नोटेशन होता है कैप। यूनिट वेक्टर का क्या नोटेशन होता है? कैप। हाँ बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। इसको बोलते हैं कैप, इसको बोलते हैं हेट, इसको बोलते हैं कैरेट। कोई भी नाम ले लो, ए कैप, ए हेट, ए कैरेट। क्या? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। हम निकालेंगे, अभी सब सीखेंगे ना, ये सीखा थोड़ी है। ये लिखा हुआ है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है, ये बन गया तुम्हारा यूनिट। अभी लिखा रहे हैं। अब देखो भाई, वेक्टर के पास दो ही चीजें तो थी, एक तो मैग्नीट्यूड था और दूसरा क्या था? डायरेक्शन। तो तुमने मैग्नीट्यूड तो कितना कर दिया? 1। तो वेक्टर के पास अब क्या बचा? डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम है डायरेक्शन वेक्टर। इसका एक और नाम होता है, क्या कहते हैं उसे? डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है डायरेक्शन निकालने में? यूनिट वेक्टर का क्या यूज है डायरेक्शन निकालने में? इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन।
ठीक है जी। उसके बाद क्या आप लोग इसे जानते हैं, बेस वेक्टर? बेस वेक्टर तुम लोगों ने ये सुना है क्या, कार्टेशियन सिस्टम? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है ना? तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप कहलाता है, वाई एक्सिस जे कैप कहलाता है, एंड जेड एक्सिस के कैप कहलाता है। सब छुटके छुटके। और मजे की बात यह है कि आई कैप ये तो डायरेक्शन के काम में आएंगे, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड भी, ये तो यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप जे कैप के कैप सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मतलब आई कैप जे कैप के कैप हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन बताने में। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अगर 10 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ चला तो मेरा जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 आई कैप। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर वेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस की तरफ है तो मैं बोलूंगा 2 जे कैप। समझ रहे हो? ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, सबका मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है? क्या जी, बेस वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप को बेस, आई कैप जे कैप के कैप को बेस वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही पूरी वेक्टर की लाइन तुम सीखने वाली हो। इन्हीं के इस्तेमाल से ही तुम पूरा वेक्टर सीखोगी। आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं तीनों को बेस वेक्टर। ठीक है जी। फिर देखो, एक और काम का वेक्टर है, बाकी फिर खत्म है। कितने हो गए, 9th लिखेंगे, एक्सियल वेक्टर विच इज अलोंग एक्सिस। अब ये जो शब्द है ना एक्सिस, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक्सिस की बात क्यों हो रही है। जैसे एक कोई पत्थर है, पत्थर ऐसे गोल 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 घूम रहा है सी आर रेडियस के सर्कल में, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा कि नहीं होगा। तो कुछ वेक्टर हैं जो इसी के अलोंग होते हैं, एक्सिस के अलोंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर नहीं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। मतलब टॉर्क को छोड़ के बाकी सब जगह क्या लगा दिया है तुमने, एंगुलर। तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बन गए, एक्सियल के। ये सब कौन से चैप्टर में पढ़ोगे, रोटेशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। किस में पढ़ोगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशन में। हाँ, रोटेशन ही लिख लो सिंपल, क्या डिटेल में बात है। बस ये ध्यान रखना है कि एक्सियल वेक्टर कौन से हैं, वो वेक्टर्स जो एक्सिस के अलोंग। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा ही कि एक्सिस के अलोंग कैसे हैं, क्यों हैं, उस चैप्टर की मैं बात करेंगे। मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से होंगे, इस एक्सिस के या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे या फिर किधर होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही होंगे, एक्सिस में दो ही डायरेक्शन है।
आई थिंक बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब तुम वेक्टर में मैं अगर कुछ भी नाम बोलूंगा आड़ा तिरछा तो तुम आराम से देख के समझ पाओगे कि मैं आखिर क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो मैं आगे पेज कर रहा हूँ, किया जाए आगे। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिखा है मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क। ध्यान रखना, सावधानी हटी, ध्यान पूरा इधर ही रखना। डन। पड़ोसी को परेशान कर रही है तो, अच्छा बोल ही नहीं रही है, ठीक। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का एक कुछ तरीका है, वो तरीका ही मजेदार है। जब भी आपको वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उनकी टेल टू टेल या हेड टू हेड मिले हुए होने चाहिए। ये काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एंगल निकालने में थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे। चलो समझते हैं, हो एक बार है, लिखना बंद करो, क्योंकि यही बस समझना है, एक बार में आ गया तो हो गया काम। जैसे कि आपके सामने ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर यहाँ पड़ा है कहीं, बी वेक्टर। क्या है, इनके बीच का एंगल बताओ। तो उनके बीच का एंगल निकालने का क्या तरीका है कि एक को तो कर दो फिक्स और दूसरे को खींचो और पैरेलली शिफ्ट कर दो। ऐसा करो कि इनकी पूंछ से पूंछ मिल जाए या सिर से सिर मिल जाए। मैंने यहाँ पर एंगल निकालने के लिए इस बी को पैरेलली शिफ्ट किया। अगर बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो बी यहाँ पे आएगा पैरेलली शिफ्ट होके कि नहीं आएगा। इसको पैरेलली शिफ्ट करने से न तो इसका मैग्नीट्यूड बदला ना ही इसकी डायरेक्शन बदली। अब जब तुमने इन दोनों के टेल टू टेल मिला दिए, अब देखो इनके बीच में एंगल कितना है। ये जो एंगल है यही एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। समझ गए बात को। अब मन में एक और थॉट आएगा कि सर ये वाला एंगल है, ये भी तो एक एंगल है, तो हमेशा आंसर स्मॉलर देना है। ठीक है, हमेशा आंसर कौन सा देना है, स्मॉलर। ए सक्षम, तो रहा है तू भूसा खाएगा तो सो मत, भूसा नहीं खाना। समझ गए, आंसर हमेशा कौन सा देना है, स्मॉलर। स्कूल से आते ही आ जाते हो, नींद इसलिए आती तुमको बड़ी तेज, बोले बच्चे। क्या हुआ, इतनी सी बात समझ गए। चलो ठीक है, तो रुक जाएं, समझे कि नहीं समझे। चलो, अगर इतनी सी बात समझ गए ना तो और छोटी छोटी बातें करें। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, ठीक है, सब आपको ही करना है। हाँ नहीं यार, यहाँ लिखना। ये क्या बदतमीजी है।
अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, टेल टू टेल, हेड टू हेड, और एंगल हमेशा कौन सा होगा? स्मॉलर। सारी बातें नहीं लिखा रहा, ये तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो ही जाएगा। ये लिखना है तो अपनी भाषा में लिख लो कि एंगल हमेशा छोटा वाला बताना है, बड़ का एंगल नहीं बताना है, छोट का एंगल बताना है जी। हाँ तो सोचो। आज कौन कौन गायब है? सुदिति नहीं आई, और देवेश नहीं आया, अंतरजोत भी नहीं आया। डन। देवेश, वो जो बालक था मेरा आया तो गायब ही है, नहीं आई थी वो तो। क्या तुमको वेक्टर की इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ बातें करें। व्हाइट कलर से करते हैं। जैसे पहले वाले का आंसर जरा बताना है कितना है? ये तो सबका सही है। दूसरे वाले का? चलो लड़ाई करते हैं। इसमें दो तरीके की बातें आ रही हैं। पहला स्टेप ये था कि इनकी पूछ से पूछ मिलाई जाए, तो इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों की पूछ से पूछ मिली हुई है। जब पूछ से पूछ मिली हुई है तो यहाँ पर दो एंगल हैं इन दोनों के बीच में, एक तो एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। इनमें से छोटा ऊपर वाला है, तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए थी। और इस थीटा को निकालने के लिए क्या तरीका है? टोटल कितना था? 180, उसमें से कितना घटा दिया तो आंसर कितना हो गया? 120। अब भोले बच्चे बड़े भोले। एंगल छोटा और बड़ा किस में देखना है? ए और बी के बीच का एंगल देखना है। दुनिया में ऐसा थोड़ी कि वहां पे अगर 5 डिग्री लिखा है तो 5 डिग्री आंसर टिक कर देना है। बहुत भोले हो। कोई भी टॉफी देके तुम्हें उल्लू बना के चला जाता है। ऐसे ही होता है ना काशनी? 2 रुपए की चीज 3 रुपए में देखे। कभी शॉपिंग करने जाते हो तुम लोग? है ना? ठीक है, इसका आंसर बताओ। मुझे क्या पता, सोचो। तो पहला स्टेप था या तो टेल टू टेल होनी चाहिए या फिर हेड टू। तो मैं काम करूंगा, इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूंगा। इसको एक्सटेंड करने का मतलब है कि मैं इस वेक्टर को आगे खींच के ऊपर लेके गया, और जब मैं इसको आगे खींच के ऊपर लेके गया तो ये हो गया अब मेरे लिए ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो ये एंगल कितना बचा? 180 माइनस 120, मतलब थीटा बराबर 60। ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। कितने लोगों के तीनों सही है? ओके। प्रतिज्ञा का और काशनी का कितने लोगों के दो सही हैं? संख्या बहुत ज्यादा है। कितने लोगों का एक सही है? ठीक है, ऐसा कोई है जिनके जीरो सही है? तो कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कहाँ पे आपको उल्लू बनाया जाएगा। अपने को उल्लू नहीं बनना है। उल्लू सीधा करना है? नहीं भाई, उल्लू सीधा नहीं करना है। अपन को उल्लू नहीं बनना है क्योंकि अपन पहले से ही चलो आगे बढ़ा जाए। पक्का एंगल निकालना सीख गए ना? अगर एंगल निकालना सीख गए तो जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक ट्रायंगल है, इसके अंदर अपन ने ट्रायंगल की साइड है कितनी? एल। तो मतलब एंगल कौन सा क्या रहा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा।
इसमें दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर है। इनके बीच का एंगल ये थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जैसे यहाँ पर अगर मैं थीटा बोलूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये तीर के निशान ऐसे हैं। अगर मान लो यही तीर के निशान यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता, ये इधर है और ये वाला यहाँ पर हो जाता, उस केस में ही आंसर इसका 60 ही रहता, कोई अंतर थोड़ी पड़ता। तो उस केस में बस इस लाइन को मैं किधर शिफ्ट कर देता, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता, तो ये सेम फिगर बनता। उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ गए होंगे। अब आप लोग एंगल निकालने में गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है आपसे। क्यों भाई प्रांजल? म्यूजिक इज माई एस्केप। अब देखते हैं, बात करते हैं हम वेक्टर एडिशन की। या वेक्टर एडिशन से पहले क्या आप लोगों को वेक्टर थोड़ा सा लिखना सिखा दिया जाए? चलो वेक्टर लिखना सिखा देते हैं। हेडिंग तो नहीं डाल दी वेक्टर एडिशन, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे कुछ भी हेडिंग डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर है, ये लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब ये है, मतलब समझ लेते हैं एक एक करके। देखो, कोई एक वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ए वाई है और जेड एक्सिस पे कंपोनेंट ए जेड है। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है जी, ये सब बातें याद रखनी है अपने। इतनी सी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया। अभी ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था। रंग ले लिया मैंने सफ़ेद। इस सफ़ेद रंग में ये है मेरा ए वेक्टर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा तो ये वाली लेंथ ए एक्स है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा तो ये वाली लेंथ क्या है बेटा, ए वाई। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा, टक 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 टक, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ए जेड। ठीक है, तो मैंने कोई भी वेक्टर का एक कंपोनेंट बनाया है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप था कि नहीं था, वाई डायरेक्शन में क्या था, तो यहाँ पर ए वाई इंटू जे कैप, यहाँ पर ए एक्स इंटू आई कैप, और जेड एक्सिस पे क्या है, के कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा ए जेड इंटू के कैप। यही लिखा है ना मैंने, आया ना यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो कोई भी अगर वेक्टर ऐसे दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और कोई बोले कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमेशा प्लस ही आएगा। 9 और 4 13 और 1 14, आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14। सही बात है। अब अगर मान लो कोई एग्जांपल ऐसे दे दे कि अगर मान लो एक वेक्टर है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है, जेड वाला के कैप। तो जब कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट कितना हो गया 25, मतलब आंसर कितना हो गया 5। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें पूरे वेक्टर में हर वक्त काम आए। ओके जी, ये आपने 3D में थोड़ा थोड़ा गेम देख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मन करे कुछ भी मत। तो आपको एंगल निकालना आपने सीख लिया, आपने वेक्टर को लिखना कैसे वो सीख लिया। मतलब वेक्टर लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर ए एक्स आई कैप लिखा है, बोर्ड पर जरा देखना बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है ए एक्स आई कैप। इसका मतलब सक्षम
बात यह है कि ax तो है मैग्नीट्यूड और आई कैप है उसकी डायरेक्शन। आई कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो वेक्टर लिखने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड ax लिया, डायरेक्शन आई कैप ले ली। सिमिलरली सेकंड टर्म देख, ay मैग्नीट्यूड है, जे कैप उसकी डायरेक्शन है। तो हमेशा वेक्टर ऐसे ही लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ क्या होगी, डायरेक्शन। कहाँ पे बेटे? बेटा ax पूरी एक टर्म है, ax पूरी एक टर्म है, x उसकी सब्सक्रिप्ट में है नीचे। कौन पीछे खटर पटर कर रहा है, क्या हो गया? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है क्या? घुटने दर्द होने लगे यार। चलिए, तो आपने थोड़ा सा देख लिया। अब देखो, ये आपने 3D में देखा ना, इन 2 डायमेंशन देखो। देखो जब 2 डायमेंशन में बात करोगे तो आपके पास 2 ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पर आपका ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को आप लिखोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सही बात है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली लेंथ बेटा कितनी हो गई, ए एक्स। ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ए वाई। ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो ए का मैग्नीट्यूड तो तुमको पता है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालने को बोल दूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन एक्स। इसमें तो डाउट नहीं ना कोई? बोर्ड पे देखो, ये लेंथ अगर ए वाई है, ये भी तो टोटल ए वाई होगी। ये लेंथ कितनी है, ए एक्स। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ इस ट्रायंगल में, ए वाई, और बेस कितना है, ए एक्स। तो कितना हो गया, ए वाई अपॉन ए एक्स। सोच पा रहे हो? ये आसान है, नॉट अ बिग डील। चलो दूसरी चीज देखो इसमें, ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटू सा, इसमें अगर तुम कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर मतलब इसकी टोटल लेंथ ए होगी कि नहीं होगी। अब अगर मैं, मैग्नीट्यूड ए मतलब लेंथ है, अगर मैं इसमें कॉस थीटा लगाऊं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से ए एक्स अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए कॉस थीटा। सही बात है। सिमिलरली अगर यहां पर मैं ट्राई साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा कितना लिखूंगा, ए वाई अपॉन ए। तो यहां से क्या ए वाई की वैल्यू में ए साइन थीटा लिख सकता हूं। इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ओ, ये वाले ट्रायंगल की, दिख गया ट्रायंगल? हाँ मैं बता रहा हूं, ये वेक्टर का नाम क्या था, ए वेक्टर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ होती है। तो इस लेंथ की वैल्यू ए मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, ठीक है। जैसे यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है, वैसे इस तीर का लंबाई कितनी है यहां पर, ए। ठीक है ना? वैसे ही दिमाग आज चल रहा है क्या? अभी तो कितना देर हुआ है, 1 घंटा हुआ है बस। तो भाई साहब और बहन जियो, सुनो मेरी बात। तुमने मजाक मजाक में कंपोनेंट करना सीख लिया। जैसे कि अगर एक तुमको कोई भी यहाँ पर वेक्टर में दे दूं 20, ये एंगल दे दूं 60 डिग्री,
एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और इधर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है ये 60। अगर मैं बोलूं कि इसका ए एक्स बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए है और इसका ए वाई बताओ, देखो सिंपल बात है, जिस साइड से थीटा है, या यहां पर देख, जिस साइड से थीटा है वो वाला कंपोनेंट क्या है, कॉस या साइन? कॉस है। जिससे उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, साइन। ऐसे याद रख, जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट करना हो तो जिस साइड से एंगल ले रहे हैं वो एंगल वाली साइड में हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन। प्रतिज्ञा, कहाँ ध्यान है तेरा, कहीं नहीं तो इधर रख। जहां पर अपन जिस साइड से एंगल लेंगे वो वाला साइड हमेशा कॉस होगा, मतलब यहां पर अगर मुझसे ए एक्स पूछा जाए तो मैं बोल दूंगा 20 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, ठीक है जी। और वाई कंपोनेंट अगर पूछो तो वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन, क्योंकि थीटा इसके जस्ट अपोजिट है, तो हो जाएगा 20 साइन 60, मतलब 20√3/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10√3। समझ गए बात? तो एक कंपोनेंट करना सीख गए क्या? ए एक्स को मैं बोलूंगा, ए एक्स का नाम होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ए वाई का मतलब है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। component of a vector along x axis and component of, आवाज नहीं आ रही क्या, a vector along y axis। तो याद मुझे ये रखना है, जिधर से थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस, उसके अपोजिट साइन, ऐसे याद रखो। जिधर से एंगल थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस, बोलो मुंह से बोलो, जिधर से एंगल थीटा वो वाला कंपोनेंट कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। जिधर से एंगल थीटा उधर से कंपोनेंट कॉस, उसके अपोजिट साइन। ऐसे ही याद रखना है, रट्टा मारना ये वाली चीज, क्योंकि यही तो है जो आगे जाके सब जगह काम आएगी। ये अच्छी आदत है खुद सॉल्व करने की। हाँ भैया, यहाँ तक जितना भी पढ़ लिया है, यहाँ तक किसी के पेट में कोई दर्द है क्या? ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ ना पहले, √ax² + ay² + az²। तो यहाँ पे az है ही नहीं, तो वो वाला कंपोनेंट, वही वही फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला है। बाकी इसको यहाँ से ड्राइव करना भी आसान है, जैसे ये ax से ay है, तो इसका ये इसकी लेंथ कितनी आएगी, √ax² + ay² ही तो आएगी, तो लिखी हुई है। कैसे भी सोच लो, एक ही बात है। कहना है क्या, हो गई छपाई पूरी, यहाँ तक कोई समस्या? अब चलो, इतना ज्ञान जो जितना तुमने प्राप्त किया है, इस ज्ञान के आधार पे तुम्हें अब बताते हैं कि फिजिक्स में ये कैसे इस्तेमाल होता है। देखो कैसे, जैसे एक पत्थर को तुमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पर भेज दिया, ठीक है, तो पूछता है कि इट्स वेलोसिटी अलोंग ग्राउंड। तो क्या पूछना चाह रहा है ये, ए एक्स, तो क्या आंसर हो जाएगा 20 कॉस 37, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट पूछ रहा है। इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड,
कौन सा पूछना चाह रहा है? ये वाला? तो जो थीटा वाला है वो तो हमेशा क्या रहेगा? कॉस। और उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा? साइन। बस ये करना आना चाहिए। ये कर पाओगे? बस हो गया काम। वैल्यू वैल्यू मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें सारी वैल्यूज याद हैं। बताना तो सही, कॉस 37 कितना होता है? याद रखना है। देखो, उसने क्या पूछा? इट्स वेलोसिटी अलोंग ग्राउंड, तो ग्राउंड तो यही है। ग्राउंड की स्पेलिंग तो ग्राउंड के अलोंग चाहिए, तो फेंका तो तुमने ग्राउंड से कितने एंगल पे था? 37 पे। इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा ना अलोंग ग्राउंड। तो अपन ने 20 का कंपोनेंट ग्राउंड के अलोंग कर लिया, तो 20 कॉस 37। इसके परपेंडिकुलर करेंगे तो 20 साइन 37। यहाँ पे कॉस नहीं लिखा मैंने। हाँ, तो अलोंग ग्राउंड तो ये गया, और नीचे वाले में क्या पूछा है? परपेंडिकुलर टू द। नहीं, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही बोलोगे, अलोंग द ग्राउंड नहीं बोलेंगे, या वर्टिकल बोलेंगे। है? हाँ, यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है जी। चलो, एक गेम ये हो गया। चलो एक गेम और खेलेंगे। चलो बोर्ड पे नज़र बनाओ। दिखाना है ना? ये तो पूछना नहीं है मुझे। देखो यहाँ पे, ये एम मास का ब्लॉक है, तो धरती माता इसको एम जी से अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशन। ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कौन सा लॉ है? ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। ये कौन सा है? ठीक। अब सुनो, यहाँ पर ना मैं कुछ और बातें किया। ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा नहीं होगा? सोचो और बताओ, जिसके समझ में नहीं आया वो पूछो। मैं बैठ जाता हूँ। 90 माइनस थीटा क्यों होगा? इसमें डाउट है क्या? बताओ कैसे होगा? क्वाड्रेंट बन रहा है। बहुत बढ़िया, समझ गए। ये थीटा तो ये भी थीटा। ये टोटल यहां से लेके यहां तक 90, तो कितना बचा? बहुत बढ़िया। ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? आओ गणित की बात। तुम्हें गणित आता है ना? ये टोटल एंगल 90 था कि नहीं था? ये वाला एंगल तुमने कितना बोला? तो ये कितना बचा? यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रांजल सिर दर्द होने लगा क्या? तो सिर दर्द हो रहा है? एक यार, एक बार और, एक बार और। भाई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, इसमें कोई डाउट? ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, इसमें कोई डाउट? ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, इसमें कोई डाउट? तो बस इतना ही तो बताया अभी तक, और क्या बताया? आया ना? तो ये वाला कंपोनेंट एम जी था, यही तो है। ये एम जी है तो ये वाला कितना होगा? पापिन, ये एम जी है तो ये थीटा वाले को हमेशा क्या बोलते थे? कॉस। तो ये एम जी है तो ये वाला क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर ये वाला क्या हो जाएगा? एम जी। यही तो मैं कह रहा हूँ। बस इतना ही तो पूछ रहा हूँ। ये सब तो तुम्हारा कौन सी क्लास का मैथ है? हाँ, बहुत पुराना है। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो सिर्फ इतना जानना है
कि अगर ये mg है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या है? कॉस। ये mg है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या है? साइन। बस मुझे इतना ही जानना है, बाकी ये सब जानने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, नहीं करना ड्रॉ, नहीं करना है ना, क्योंकि तुम अभी रो जाओगे। ये नहीं करना ड्रॉ, ये करना है। बिल्कुल सही है। जिस साइड से एंगल थीटा है वो वाला कंपोनेंट कॉस है। जिस साइड से एंगल थीटा है वो वाला कंपोनेंट कॉस है। इस साइड से एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कॉस है। पता है ये इतनी छोटी सी बात है, ये बच्चे पूरी 11th पढ़ लेते हैं, सीख ही नहीं पाते कंपोनेंट करना। जबकि इतनी छोटी सी बात है, जिधर से थीटा दिया है वो वाला कंपोनेंट हमेशा क्या है? कॉस। और फिर कहते हैं हमें फिजिक्स नहीं आती। आएगी ही नहीं कभी, क्योंकि तुम्हें बेसिक ही नहीं पता। बेसिक था ये कि जहां से थीटा वो कॉस, उसके परपेंडिकुलर क्या? साइन। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं? तो अभी तक तुमने मेन मेन चीज दो ही पढ़ी है। एक तो पढ़ा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और दूसरी चीज ये पढ़ी है कि अगर ऐसा है तो जब भी 2D में अपने को कंपोनेंट करने हो तो जिधर से थीटा है वो वाला कंपोनेंट क्या रहेगा? कॉस। और उसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा? इतना ही तो पढ़ा है अभी। ठीक है, देखो वेक्टर एडिशन के दो नियम हैं। एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो एडिशन के लॉ हैं। पॉलीगन भी है, लिख लो, जरूरत तो नहीं। तीन लिख लो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। काम ऊपर वाले दो से हो जाता है हमेशा। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में ये वेक्टर के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते? हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। बनाते हैं ऐसे, फिर बाद में पेपर में दे देते हैं। देखो इस बच्चे को ठंड लग रही है। तुम ही हो क्या इनमें से कोई? नहीं। हाँ, शुरू करें? चलो ठीक है, पहला देखो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ऐसा है, पहले समझ लो ना, आराम से हिंदी में समझते हैं, एक बार में समझ जाओगे, कोई भारी चीज नहीं। ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में कितनी साइड है? इसकी दो साइड को देखो गौर से। ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक साइड ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो इसका रिजल्टेंट देख कौन सी डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन क्या है? समझ गए? तो इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड दो वेक्टर को सेम साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रही हो, तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या बताएगी? उसका रिजल्ट है। सिंपल सा, इतना सा लॉ है। समझ गए इतने से लोग? वापस से बोलूं क्या? वापस से एक बार और। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो,
जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। अब वापस से इस लाइन को मैं एक बार और बोल रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रही हो किसी भी ट्रायंगल की, तो जो तीसरी साइड है वो इन दोनों का रिजल्टेंट बट अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगी। आया ना? हाँ, रिजल्टेंट कैसे है बस यही समझना है। देखो इस बात को ना मैं और सिंपल तरीके से तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे ये एक वेक्टर था ए, ये एक वेक्टर है बी, और इन दोनों का ये तीसरा वेक्टर आर इनका रिजल्टेंट है। यही लॉ लगाया है, कोई इसके अलावा को तो कुछ नहीं लगाया। देखो दो साइड सेम ऑर्डर में है, तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में है, बन गया रिजल्टेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई रिजल्टेंट बोलते हैं। तीन होते तो ए प्लस बी प्लस सी कर देता, चार होते तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देता। अब मुझे क्या करना है, इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? आर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। इन ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे? ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है? अच्छा नाम रख देते हैं, अल्फा बीटा गामा, कौन सा है? बन गए उल्लू, कौन सा है? गामा। क्यों? क्योंकि ये इनकी पूछ से पूछ अभी नहीं मिली है। इस वाले को मुझे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जब आगे एक्सटेंड करूंगा तब जाके बने। समझे? तो यहां से इसको मिटा दिया जाए। तो इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो ये थीटा है, ए और बी के बीच। ठीक है जी। ये बी है, तो ये वाली लेंथ अभी जो दिमाग लगाया था उससे बताना, क्या बी कॉस थीटा नहीं होगी? और अगर ये बी कॉस थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर वाली क्या होगी? बी साइन थीटा। इसका मतलब यही तो है बी साइन थीटा। हाँ या ना? याद आया? जिनको नहीं चमका वो इधर देखो। ये अगर ए वाई था तो इसके बराबर यही वाली लेंथ तो थी। तो यहां पर अगर ये यहां पर बनाऊंगा मैं बी साइन थीटा, तो यही तो इधर बनेगी बी साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तुमको? अब यहां पर इसका नामकरण कर दे रहा हूं मैं, एम एन, क्या लिख दें, पी, एम एन पी लिख दो। तो इन ट्रायंगल एम एन पी पाइथागोरस लगा देंगे, तो मैं ऐसा बोल दूंगा, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये एम एन मतलब आर का स्क्वायर लिखा है, एम पी का मतलब लिखा है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पी एन का मतलब कितना है बेटा? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आर स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ये टर्म को देख और ये टर्म को देख, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? अंदर क्या बचेगा? जो कि क्या होता है? वन होता है। ये बात तो समझ में आ गई ना? मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जो कि ये कितना होता है सब? वन। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो आर निकल के आया फाइनल, वो आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये है क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
बाकी सब डेरिवेशन भूल जाओ, तुम्हारे काम का नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में तो आएगी। मेन चीज़ क्या याद रखनी है, दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब तुमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ना कुछ लैंग्वेज लिख दो, मैं लैंग्वेज लिखा देता हूँ। देखो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if two sides of the triangle if two sides of the triangle if two sides of the triangle, writing तो सुधार ले, represents two vectors in same cyclic order, represents two vectors in same cyclic order, then their resultant of their addition then resultant of their addition will be third side, their addition be third side but in opposite order। ठीक है जी, समझ गई बात? छापो। ये लिखने की इच्छा है क्या डेरिवेशन? नहीं, कोई काम की नहीं है। अच्छा, ठीक है। बाकी तुम्हें करना तो सीख ही लिया, ये चित्र बना लो बस, ये क्यूट सा चित्र बना लो, ये वाला काम का है। अभी इस पे ही आधार पे और बातें करूंगा। आज तो मैं पीछे मोहल्ले में आया ही नहीं देखने क्या चल रहा है। पेन बना रहा है? अच्छा अच्छा। एसी बंद है चालू है?
यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी हैं, इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर है, उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी वैल्यू है ये, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, उसकी लेंथ उस आर वेक्टर की, ठीक है ना। मैंने तीर का निशान कहाँ लगाया, कहीं भी ऊपर वाले किसी फॉर्मूले में दिख रहा है क्या तीर का निशान, नहीं, नीचे वाले में सब में। अब ना इसके कुछ और बाई प्रोडक्ट हैं, है ना। इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर से इसने कितना एंगल बनाया ये देखो, ए वेक्टर से अगर तुम देखोगे इसने क्या एंगल बनाया है तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला एंगल वो जानना चाह रहा है, हाँ है ना। इस एंगल का नाम अल्फा दे दूं, इस ट्रायंगल में टेन अल्फा अगर लगाऊंगा तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिखा, एक ही बार में दिख गया। अरे पीछे वाली पार्टी हाँ या ना, यस सर नो सर। तो देख यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू सीधी कितनी हो जाएगी, टेन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो इस आर वेक्टर को गौर से देख, थीटा की वैल्यू 0 होते ही बोर्ड पर नजर बना, बोर्ड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अंदर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया a प्लस बी, तो r की वैल्यू सिंपल कितनी हो गई a प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2 है एक का मैग्नीट्यूड 3 है, इनका रिजल्टेंट चुपचाप 5 लिख देना है, समझ गए, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 0। चलो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो 180 डिग्री पर ये जो r होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू मैंने याद करवाई थी, कितनी थी, याद नहीं करना है कुछ भी, बातें करवा लो। -1 थी कि नहीं थी, कुछ वैल्यू अलग से याद कराई थी, ये वही तो है। तो अंदर अब जो बन गया ये बन गया अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अब रिजल्टेंट हो गया ए डिफरेंस बी। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, मतलब आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए, बड़ा माइनस छोटा, आंसर कैसा चाहिए मुझे पॉजिटिव। जैसे मान लो ये 5 है, ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 7 है, तो आंसर -2 नहीं आएगा, रिजल्टेंट का आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है। आंसर हमेशा प्लस में आना है, आर का, आर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू को भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए मैंने लिख रखा है बड़ा माइनस छोटा। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो जो आर है cos 90 कितना होता है बेटा, पक्की बात, इस बार तो नहीं कुछ लोचा कर रहे हो, तो ठीक है भाई, तो आर अब कितना बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम डिफरेंट केसेस में देख रहे हो जैसे जैसे एंगल चेंज होता जा रहा है आर की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। इन सब में बेसिक कौन सी चीज है, ये वाली, हाँ है ना। तो देखो भाई, तुम्हें ये याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की क्लास में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी हैं, पहली 2 मैं बता चुका हूँ। इसमें तुमने सीखा था कि कंपोनेंट कैसे करने हैं, और उससे पहले क्या सीखा था, मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सीखी है वो इसका रिजल्ट, एडिशन का रिजल्टेंट निकालना। एडिशन के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद हो गया। इससे आगे मैं इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा, जहां पर मैं बोलूंगा अगर ए और बी बराबर हो जाएं तो क्या होगा। अपनी कॉपी में लिख लेना, इफ ए इज इक्वल टू बी, नेक्स्ट केस
वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, रिजल्टेंट क्या होगा यही डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ बखैर।